ओके, हम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। आज हम बात करेंगे कोलिजन्स की। जो कोलिजन्स है यही पूरी फिजिक्स है, नेचर जो है वो पूरा यही है। ओके, कोलिजन्स की वजह से ही जितने भी प्रोसेसेस कहीं हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोलिजन्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो हम कब बोलते हैं कि दो पार्टिकल्स जो है वो कोलाइड कर रहे हैं? कोलिजन कब होता है? तो हम बोलते हैं कि कोलिजन होता है जब दो पार्टिकल्स इंटरेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और एक दूसरे का मोमेंटम चेंज करेंगे, तो तब हम बोलते हैं कि ये दो बॉडी जो है मोमेंटम चेंज हो रहा है, आइदर इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और इन बोथ। तो हम बोलते हैं कि ये दो पार्टिकल जो है ये कोलाइड कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, कोलिजन के लिए इट इज नॉट नेसेसरी द पार्टिकल्स मस्ट मेक कांटेक्ट। कांटेक्ट जरूरी नहीं है, कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। ओके, नॉट नेसेसरी। ओके, तो कांटेक्ट जो है ये जरूरी नहीं है कोलिजन के लिए। कोलिजन डिस्टेंस पे भी लग सकता है। लेट्स से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे के नजदीक हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा रहे हैं, तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। दे कैन एक्सर्ट फोर्स एट अ डिस्टेंस एंड चेंज द डायरेक्शन, तो उनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो ये भी कोलिजन ही है। तो कोलिजन के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बॉडीज मस्ट कम इन कांटेक्ट, बट यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे डू कम इन कांटेक्ट। ओके, तो ये जो कोलिजन्स है ये हमारे पास वन डायमेंशनल कोलिजन्स है, टू डायमेंशनल कोलिजन्स है, थ्री डायमेंशनल कोलिजन्स है। राइट, ये सिंपल ये अंडरस्टूड है। वन डायमेंशन जब अगर हम देखेंगे डायमेंशनल डिफरेंट कोलिजन्स के, तो एक होता है हमारे पास वन डायमेंशनल कोलिजन्स। वन डायमेंशनल कोलिजन्स में क्या होता है कि द पार्ट बॉडीज कोलाइडिंग, द बॉडीज जो है move along the same straight line, move along the same straight line before the collision and after the collision. collision से पहले और collision के बाद में जब ये particles same straight line के along move करेंगे, not जरूर necessarily एक ही direction में, same straight line होनी चाहिए। Let's say before collision एक object आ रहा है, यहाँ पे उसका mass है m1, इधर जा रहा है, दूसरा mass इधर आ रहा है, उसका है m2, इधर जा रहा है। अब बिफोर कोलिजन ऐसी कंडीशन है, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, ये कोलाइड करके ये वापस मुड़ गया इधर, ये है मास m2 सॉरी m1, और ये वापस मुड़ गया उधर, ये है मास m1। तो यही लाइन ऑफ एक्शन जो है बिफोर एंड आफ्टर सेम लाइन थी, तो हम बोलते हैं ये वन डायमेंशनल कोलिजन। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये प्लेन में जा रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स पे जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं ये टू डायमेंशनल कोलिजन है। तो टू डायमेंशनल केस में क्या हो जाता है, टू डायमेंशनल कोलिजन के केस में होता ये है कि एक पार्टिकल आ रहा है, मान लो ऐसे इधर आ रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर आ रहा है, ये कोलाइड कर रहे हैं, तो बिफोर कोलिजन एक ही लाइन में आएंगे, ऑब्वियस बात है। बट आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन थी, एक गया इधर और दूसरा गया इधर कहीं, तो जब ये एक दूसरे के एंगल पे डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन के अलाउंग मूव करेंगे बिफोर आफ्टर द कोलिजन, तो हम बोलते हैं ये टू डायमेंशन है। और अगर ये स्पेस में चले गए थ्री डायमेंशन है, तो थ्री डायमेंशन है। ऑलराइट, तो ये है कि किस किस प्लेन में लाई कर सकते हैं, कितने डायमेंशन में कोलिजन हो सकते हैं। बट इसके अलावा जो है हमारे पास कोलिजन के जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कोलिजन जो है, टाइप्स ऑफ कोलिजन जो है वो कौन कौन सा है। एक है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा है हमारे पास कौन सा, इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या फर्क है? रिमेंबर वन थिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज द बेसिक लॉ ऑफ द नेचर, वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। ऑलराइट, बट जो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो क्या है, दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, दैट इज नॉट अ लॉ एक्चुअली। ऑलराइट, तो उन्हीं दो के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये कोलिजन इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। पहले इलास्टिक की बात करेंगे, तो इलास्टिक क्या है, एक ऐसा कोलिजन जिसमें क्या होता है, मोमेंटम के साथ साथ, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता ही रहता है, सिंस इट्स द बेसिक लॉ ऑफ नेचर, मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट फॉर द सिस्टम। इस सिस्टम के लिए अगर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, तो हम बोलते हैं क्या, कि ये कोलिजन हो गया है इलास्टिक कोलिजन। मतलब बिफोर कोलिजन जो है टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है, आफ्टर कोलिजन जो है मोमेंटम फाइनल पी एफ, काइनेटिक एनर्जी के एफ है। ओके,
तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन के लिए इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। आप ऐसा बोलोगे चेंज इन मोमेंटम 0 होना चाहिए और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, या आप बोल सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए 0। ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, ऑलराइट, वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास जो है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इधर ही लिखेंगे दूसरा टाइप जो है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्योंकि ये तो हमेशा कंजर्व रहेगा, बेसिक लॉ है, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। अब द होल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओके। तो अगर ऐसे बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मोमेंटम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा मगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा कोलिजन हो गया तो हम उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इस इन इलास्टिक कोलिजन में आगे और एक चीज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक या प्लास्टिक कोलिजन, ओके। तो इसका एक सब टाइप है वो जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन बोलते हैं, उसको प्लास्टिक कोलिजन, या उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ओके। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, सिंपल टर्म्स में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, इसमें बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट जो है बॉडीज सिटिंग टुगेदर आफ्टर कोलिजन, सिटिंग टुगेदर आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, मतलब इकट्ठे चले जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मगर फर्क इतना ही है कि इस केस में जब ये दो बॉडीज कोलाइड करेंगे अब ये इकट्ठे चलेंगे, चिपक के इकट्ठे चलेंगे, ओके, सेपरेटली नहीं चलेंगे। ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन, या इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ऑलराइट। तो ये थे बेसिक टाइप्स जो कोलिजन के हमारे पास हैं। अब इनके लिए कुछ एक्सप्रेशंस हैं कि वेलोसिटीज कैसे चेंज हो जाती है, ओके। तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, वही एप्लीकेबल होगा इनइलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो उसके लिए हम बोलते हैं क्या, हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, इसको हम छोटे ई से डिनोट, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ऑलराइट। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन है, ये होता है रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये क्या चीजें हैं ये हम देखेंगे अभी। तो इट्स द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द टू बॉडीज जो कोलाइड कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका, देखिए जरा। अब इसको मान लो सेपरेशन को हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे VS लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मैग्नीट्यूड, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच VA, इसका मैग्नीट्यूड। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो उसको हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके। अब ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या चीज होती है उसको हम डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ओके। तो हमारे पास जो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन है ये है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मैग्नीट्यूड, ओके। Call this equation number first. Now let's talk about this velocity of separation and velocity of approach. See, हमारे पास हम वन डायमेंशन की बात करेंगे फिलहाल। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2 और उसकी वेलोसिटी है u2। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन कि ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कोलाइड करने के लिए केस तभी कोलिजन पॉसिबल हो सकता है कि u1 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए u2 से, पीछे वाले की ज्यादा वेलोसिटी आगे वाले की कम, कि कहीं ना कहीं इसको पकड़ के इसको टक्कर मारेगा, ओके। तो नाउ अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर आप बताएंगे यहाँ पे लेट्स से u1 एंड u2 जो है ये है इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ, इनिशियल
velocity of m1 and m2 respectively. ओके, तो अगर हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी जो इनके बीच में है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू m2 या m2 विथ रेस्पेक्ट टू m1 किसके बराबर होगा? मतलब देखो इधर, अगर मान लो आगे वाला 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, पीछे इसके दौड़ रहा है, वो चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी कम हो रही है पर सेकंड? ये 1 सेकंड में 10 मीटर आगे गया, ये 1 सेकंड में 20 मीटर आगे गया, तो इनके बीच में डिस्टेंस रिड्यूस हो गई है बाय 10 मीटर। तो इसको बोलोगे, ये बोलेगा कि ये मुझे नजदीक आ रहा है, किस स्पीड के साथ? नॉट 20, नॉट 10, बट 10 मीटर पर सेकंड। अपनी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी नहीं, बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट m2, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। ये होता क्या है? VA डिनोट करेंगे इसको, ये होता है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी विथ विच m2 यहां with which the two bodies, simply जनरल लिखेंगे, with which the two bodies are coming closer to each other. Bodies are coming closer to each other before collision. Before collision से पहले ये किस relative velocity के साथ एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, उसको हम velocity of approach बोलते हैं। और आपको पता है इन सेम डायरेक्शन में अगर ये जा रहे हैं तो ये सिंपली आएगा किसके बराबर? u1 माइनस u2। ये बड़ा वाला लिख रहा हूं पहले, u1 माइनस u2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। और यही रिलेटिव वेलोसिटी आपने पहले भी पढ़ा है। वेलोसिटी ऑफ a वो m1 विद रिस्पेक्ट टू m2, ये आपने पढ़ा था। v ऑफ 1 2 किसके बराबर है? v1 माइनस v2। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब v12 नहीं लिखा मैंने, 1 2 के बदले में सिंपली उसके लिए अप्रोच। तो किस वेलोसिटी के साथ नजदीक आ रहे हैं? क्योंकि ये नजदीक आ रहे हैं। मान लो ये अभी 20 10 सेम लग रहा है, ये मान लो ये 30 रखेंगे, ये मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड रखेंगे, तो अगर ये 1 सेकंड में मान लो इनके बीच में 100 मीटर डिस्टेंस है, अगर ये 10 मीटर आगे गया, ये 30 मीटर आगे गया, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये m1 m2 के 20 मीटर नजदीक आ गए, क्योंकि ये खुद भी 10 गया आगे, ये 30 गया, 30 में से 10 निकालो तो 20 मीटर इसके नजदीक आ गए। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस कम हो रही है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड कम हो रही है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऑलराइट, इसी के बाद हम देखेंगे, अब ये कोलाइड करेंगे, कोलिजन के बाद क्या होगा? कोलिजन के बाद ये आप क्या करेंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? तो यहाँ पे लिख के रखेंगे हम पहले ये कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो किसके बराबर आ गई? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सिंपली u1 माइनस u2। ओके, या हम सिंपल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसका, तो हम सीधा लिखेंगे ये किसके बराबर आ गया? u1 माइनस u2 के बराबर। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को vs से डिनोट करेंगे। मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ऑफ कोलिजन के बाद 1 डायमेंशन कोलिजन है, तो ये कोलाइड करेंगे। अब ये वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, ये है हमारे पास m1, ये वाला थोड़ा फास्ट हो जाएगा, मोमेंटम ट्रांसफर हो गया है। देखेंगे आगे कैसे। तो इसकी अब कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज होगी, ये मान लो v1 इसकी वेलोसिटी, इसकी मान लो वेलोसिटी v2। तो हमारे पास क्या है? v1 एंड v2 जो है ये है वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन अब ये तेज निकलेगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा। मान लो ये पर सेकंड आगे जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद आगे वाला निकल गया 30 मीटर, ये निकला 10 मीटर। 2 सेकंड के बाद ये 60 मीटर, ये होगा 20 मीटर। तो अगर आप इसको पूछोगे, ये बोलेगा मुझसे दूर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर मान लो आप इसको रोकोगे, ये बोलेगा मुझसे दूर है 40 मीटर है 2 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद 20 मीटर, तो ये बोलेगा कि ये मुझसे दूर जा रहा है, तो ये सेपरेट हो रहे हैं। तो हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है? द रिलेटिव वेलोसिटी of the two bodies after collision with which they are moving
away from each other, away from each other। एक दूसरे से जब ये दूर जा रहे हैं, किस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, vs अभी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मैं लिखूंगा v2 माइनस v1। आप v1 माइनस v2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, बट मैं पॉजिटिव रखना चाहता हूँ, इसको हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू लिख रहा हूँ, ओके, क्योंकि अब ये वैल्यू बड़ा होगा। तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ऑलराइट। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो नाउ व्हाट वी हैव एक्सप्रेशन किसके लिए, अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा किसके लिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज v, सॉरी लेट्स राइट इट लिटिल बिगर, v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे v2 लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड है तो ये v2 माइनस v1 लिखना है, v1 माइनस v2 लिख लो, एक ही बात है। तो दैट इज द एक्सप्रेशन किसके लिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए, ओके। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ये यूनिटलेस है, यूनिटलेस जो होता है वो डायमेंशनलेस भी होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, इट्स अ प्योर नंबर, ओके। तो इस यही E का वैल्यू जो है यही डिफाइन करेगा कि कोलिजन किस टाइप का होगा, ओके। लेट्स से हमारे पास अगर क्या होगा, कोलिजन के टाइप्स ऑन द बेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर हम पहले केस लेंगे कि E का वैल्यू है हमारे पास 1, तो मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, 1, व्हिच इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम होगा, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी v2 minus v1 before collision will be equal to relative velocity after collision, that is u1 minus u2, ये दोनों सेम होंगे। तो अगर E का वैल्यू 1 है तो हम ये बोलते हैं ये है इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम होंगे तो हम बोलते हैं ये कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन, ओके। ये आप आगे देखोगे भी इलास्टिक कोलिजन की केस, ओके। और इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो क्या है, 1। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास E का वैल्यू 0 के बराबर है, अगर E 0 है, देखो यहाँ पे vs अपॉन va जो है ये 0 आ गया, विच इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा। क्या होगा, मतलब ये सेपरेट ही नहीं होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी इनके बीच में, ये तो इकट्ठे चल रहे हैं, सेम स्पीड के साथ चल रहे हैं। तो ऐसा कब होता है, तो हम बोलते हैं कोलिजन जो है अब ये है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जिसको हमने नाम दिया था दूसरा प्लास्टिक कोलिजन, ओके। और बाकी वैल्यूज के लिए जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है उसके लिए वैल्यू जो है लाई करता है किसके बीच में, 1 के बीच में, लीस्ट इट कैन बी दिस एंड मैक्सिमम इट कैन बी 1 के बराबर, उसके ऊपर ये होता है। कभी किसी केस में अगर आप देखोगे जो है ये वाला केस जो है, अगर हम देखेंगे इलास्टिक के लिए केस, ये नहीं जनरलाइज नहीं कर सकते हम इसको, इलास्टिक कोलिजन के लिए जो बाकी है परफेक्टली इलास्टिक के लिए तो 0 होगा, बाकियों के लिए ये क्या करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई कर सकता है, ओके। तो कभी कभी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ज्यादा होती है देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके। अगर आप देखोगे वो क्रेजी बॉल्स, अगर आप उसको क्या करोगे, थोड़ा सा जोर लगाओगे नीचे की तरफ, वो बहुत ज्यादा बाउंस करता है, तो उसकी स्पीड जो है वो आफ्टर कोलिजन जो है ज्यादा होती है, ओके। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए। तो इससे आप याद रखोगे कि टाइप्स ऑफ कोलिजन जो है हमारे पास कैसे है, ओके। तो इसके बाद हम देखेंगे कि वेलोसिटीज का एक्सप्रेशन जो है वो कितना आ जाएगा इनका। अगर आप देखेंगे इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन, इन केस में जो है वेलोसिटीज का एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, ओके। वो डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी है, हमने ये देखना है, सिंपली अप्लाई करना है 2 चीजें, रिमेंबर 1 थिंग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर थोड़ा आइडिया कोई अगर ट्राई करना चाहेगा वो ये है कि एक तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अगर दोनों इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये दोनों केस में, चाहे इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक कोलिजन होगा। एक दूसरा काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो ये चीज डिसाइड करता है, नॉट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी अगर कांस्टेंट रहे, कौन सी, नॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रही बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, अगर ये सेम है तो ये है इलास्टिक कोलिजन, अगर ये डिफरेंट है तो ये क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन, ओके।
तो ये डिफाइन करेगा, नॉट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो इसके बाद जो है हमारे पास जो इनका एक्सप्रेशन है वेलोसिटीज का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चंस देखते हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके ऊपर, अभी तो फिर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है ज्यादा। ओके, एक छोटा सा आइडिया है यहाँ पे कि एक इम्पॉर्टेंट है ये थोड़ा सा किस पॉइंट से कि कभी कभी एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से उनमें पूछा जाता है और आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, क्वेश्चन ऐसा है आपके लिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली ये h हाइट से फॉल कर रहा है, इसको हमने रिलीज कर लिया है फ्रॉम हाइट h, अब ये नीचे आएगा, इसका कुछ मास है, ये नीचे आएगा, इसके साथ से ट्राई करेगा, ग्राउंड जो है हार्ड है, तो ये बाउंस करेगा, वापस ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ तक, फिर से गिरेगा नीचे, फिर से बाउंस करेगा यहाँ तक, फिर से नीचे, मान लो ये वाली जो हाइट है ये है हमारे पास h, ये आएगा h1, फिर बाउंस करेगा अप टू हाइट h2, फिर बाउंस करेगा अप टू हाइट h3 एंड सो ऑन। तो अगर एक कोलिजन में इतनी, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, तो nth कोलिजन के बाद फाइंड द हाइट आफ्टर nth कोलिजन। nth कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताओ nth कोलिजन के बाद ये ऑब्जेक्ट किस हाइट तक जाए। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली इसकी हाइट जो दी है वो कितनी है, हाइट इनिशियली इज h। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जो है ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u का वैल्यू कितना है, 0। एक्सेलरेशन का वैल्यू g के बराबर है एक्सेलरेशन की ग्रेविटी। यहाँ पे देखेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी u प्लस, टाइम हटाओ, हम लिखेंगे ये वाली इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच, तो v का स्क्वायर आ गया किसके बराबर, 2g h के बराबर। ऑलराइट, तो वेलोसिटी का वैल्यू जो आ गया v1 का वैल्यू, सॉरी v का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2g h के बराबर। ये आ गई फाइनल वेलोसिटी जब ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मैग्नीट्यूड। ओके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, आपने देखना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है। देखो अर्थ तो मूव नहीं कर रही, जो उसकी वेलोसिटी इधर आने वाली वेलोसिटी है वो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और जो यहाँ से जब जाएगा वापस तो किस वेलोसिटी के साथ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ऑलराइट, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो हमें दिया है वो कितना दिया है, ओके। अब ये जब नजदीक आ रहा है अर्थ के तो कितनी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, विद द वेलोसिटी √2gh। ओके, अब मान लो ये वापस जाएगा अप टू हाइट h1, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो है हम देखेंगे किस वेलोसिटी के साथ जाएगा, वहां पे हाइट है हमारे पास कितनी, हाइट जो दी है अभी दूसरे वाले केस में दैट इज h1, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, यहां ही तक क्यों जाएगा, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी खत्म है, अभी नीचे वापस आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0। इनिशियल मुझे नहीं पता, उसका वैल्यू निकालेंगे, यूज करेंगे इक्वेशन कौन सी वाली, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू -2gh1, y माइनस अपोजिट ऊपर जा रहा है, यहाँ से अभी नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा एंड सो ऑन। तो v 0 माइनस u स्क्वायर ऐसा है, ये बनेगा -2gh1, माइनस से माइनस कैंसिल, u का वैल्यू आ गया √2gh1। तो इस वेलोसिटी से ये अर्थ से दूर जा रहा है, इस वेलोसिटी से ये अर्थ के नजदीक आ रहा है, तो e का वैल्यू लिखेंगे किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये आएगा। तो ये वैल्यू डालो, e का वैल्यू आ गया √2gu, सॉरी दिस इज h1 डिवाइडेड बाय √2gh, स्क्वायर करके लिखेंगे दोनों साइड, तो ये बनेगा h1 अपॉन h, बाकी जो है कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू e स्क्वायर, तो h1 का वैल्यू आ गया e स्क्वायर इंटू h, इजी। थोड़ा और बढ़ेंगे आगे। ओके, तो ये आ गया हमारे पास h1 का वैल्यू, अब ये h1 से ड्रॉप करेगा नीचे, अभी जो है हाइट दी है कितनी, एक छोटा सा ताकि हम जनरलाइज कर सके इसको, हाइट दी है अभी h1, इनिशियल वेलोसिटी जो है अभी 0 है, क्योंकि अभी जब ये नीचे जाएगा, जो पहले ऊपर जाते वक्त फाइनल थी वो अभी इनिशियल होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, एक्सेलरेशन पता है प्लस g के बराबर है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh1, v का वैल्यू भी रखेंगे v1, ओके, माइनस 0 इक्वल टू 2gh1, तो v1 का वैल्यू आ गया √2gh1। इस वेलोसिटी के साथ अब ये दूसरे कोलिजन के लिए यहाँ पे इसके साथ ट्राई करेगा। अब दूर किस वेलोसिटी के साथ जाएगा, ये जाएगा अप टू हाइट h2, अभी जा रहा है, ये हाइट कितनी है h2, अब जब ये टॉप पे जाएगा रुकेगा क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी किसके बराबर होगी,
टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी वो है 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मुझे नहीं पता। ओके, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर। तो यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh2। तो v इज 0 माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh2। माइनस के साथ यूज करेंगे तो u2 का वैल्यू आएगा √2g। तो इस वेलोसिटी से आप ये तीसरी हाइट के लिए ऊपर जाएगा। ओके, तो इसके साथ नजदीक आ रहा है, इसके साथ सेपरेट जा रहा है। तो हमें फिर से यूज करेंगे इक्वेशन, E होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फॉर द सेकंड कोलिजन। v1 लिखा है हमने यहाँ पे नाम इसका, दैट इज √2gh2 अपॉन √2gh1। ऑलराइट, ये h1 का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। h1 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा नीचे, h1 का वैल्यू आ गया e स्क्वायर इंटू h। ओके, तो पहले कोलिजन के बाद, दूसरे कोलिजन के बाद देखेंगे h2 का वैल्यू स्क्वायर करके लिखेंगे, यहाँ पे बनेगा h2 अपॉन h1। इसका स्क्वायर करोगे दोनों साइड इक्वल टू दिस का स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर। यहाँ पे 2g कैंसिल होगा, तो h2 का वैल्यू आ गया e स्क्वायर h1। बट h1 जो है वो किसके बराबर है, इट इज e स्क्वायर इंटू h। तो हमारे पास h2 का वैल्यू आ गया e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर h। तो h2 बन गया किसके बराबर, e⁴h। ओके, तो हम यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं ये, इसको कैसे, अभी और स्टेप एक करना था बड़ा, यही पे जनरलाइज कर सकते हो। पहला केस है हाइट है h, एक कोलिजन के बाद जो हाइट है दैट इज e स्क्वायर h। ओके, दूसरे कोलिजन के बाद जो है दैट इज e स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2h। ये मान लो 2 इंटू 1h, ये मान लो ये है 2 इंटू 0h। अगर आप जनरलाइज करोगे इट इज 2 0 1 2, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 5। तो हम लिखेंगे nth के लिए क्या होगा, e⁴n। तो nth कोलिजन के बाद जो हाइट का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी e⁴n h। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आप फाइंड कर सकते हो। 100 कोलिजन के बाद कितनी हाइट होगी इसकी, 100 कोलिजन के बाद होगा h, 100 जो है वो होगा e⁴200 इंटू h। ओके, तो h का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू डाल दो, 200 का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कि nth कोलिजन के बाद इसकी हाइट जो है वो कितनी वैल्यू रखेगा। ठीक है कि नहीं। तो दैट इज अबाउट इसके बारे में, कोलिजन्स के बारे में। अब इन कोलिजन्स का एक्सप्रेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज वो डेरिवेशन थोड़ी लंबी है तो ये इस टाइम में नहीं हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।